चलो, जिनके लिए वेट किया ऐसे कोई ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं, सिर्फ 40 ही स्टूडेंट हैं। तो सबको साथ लेकर हम लोग अभी लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट कंफर्म करना कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है। इशू मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटाइजेशन के लिए Yes. ओके। चल तो किधर गया ये। अभी तक हम लोगों ने इशू मैनेजमेंट और सिक्योरिटाइजेशन ये दोनों के लिए स्टार्ट किया था। जो सेकेंड चैप्टर है हमारा इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज का, राइट। तो इन्हें स्टार्ट करते वक्त हम लोगों ने पहले पार्ट कुछ सीखे थे, जिसमें बेसिक इशू मैनेजमेंट एंड इंटरमीडिएटरीज की अलग अलग इंट्रोडक्शन, मर्चेंट बैंकर, बैंकर टू एन इशू क्या होता है, ब्रोकर टू एन इशू क्या होता है, अंडरराइटर क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग के लिए कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, हम लोग स्टॉक ब्रोकिंग क्या होता है ये बेसिक सब कुछ जानते हैं, ब्रोकर क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं, लेकिन व्हाट इफ इट इज़ रिलेटेड टू द एक्चुअल स्टॉक्स। जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस होता है उनकी ब्रोकर्स या उनकी ब्रोकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग्स क्या होती है वो हमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में बेसिक stockbroking is a service which gives the retail and institutional investors the opportunity to buy and sell the equities. Stockbroker will trade shares both on exchanges and over the counter, dependent on where they can sorry where they can find a best price and liquidity. स्टॉक ब्रोकर क्या होता है? अगर आप लोगों ने पिछले बार शेयर किया हुआ स्टॉक एक्सचेंज का वीडियो अगर देखा होगा, तो स्टॉक ब्रोकर का काम होता है कि जो बायर और सेलर्स होते हैं सिक्योरिटीज़ के, उनको एक ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल करके देना, ये स्टॉक ब्रोकर का काम होता है। कोई बायर होगा तो उसे सेलर के थ्रू सिक्योरिटीज अरेंज करके देना, और सेलर को बायर के थ्रू कैश या कुछ रिफंड्स कंसिडरेशंस अवेलेबल करके देना। और ये ट्रेडिंग फैसिलिटी जो होती है, ये ट्रेडिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करना, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये हमारे स्टॉक ब्रोकर का काम होता है। ठीक है। तो ब्रोकर्स में ऐसे कौन कौन से ब्रोकर्स होते हैं, तो उनके टाइप्स। स्टॉक ब्रोकर्स जो होता है ये वो एक बेसिक स्टॉक ब्रोकर होता है, और दूसरा सब ब्रोकर कहलाता है। स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर जनरली एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी होती है, और स्टॉक ब्रोकर इज एन इंटरमीडिएटरी हैविंग द अथॉरिटी टू ट्रेड इन स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज देम ऑन द stock exchanges on the behalf of investor. इंडिविजुअल स्टॉक ब्रोकर स्टॉक इन्वेस्टर के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को बाय या सेल कर सकता है। ऐसे होते हैं ये स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर जो होता है नॉर्मली, अगर हम लोग एग्जांपल के टाइम देखें, तो जो इंटरमीडिएटरीज हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ डायरेक्टली रजिस्टर्ड होती है उसे हम लोग स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। इन स्टॉक ब्रोकर को वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टर जो होता है, जो उनके क्लाइंट्स होते हैं, उन क्लाइंट्स से मिला हुआ पैसा उनके क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर अदर सिक्योरिटीज परचेस करने के लिए वहाँ पे यूटिलाइज करता है, और उनके बिहाफ पे उसे परचेस करता है। इनके स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं इनके लिए रजिस्ट्रेशन की कुछ कंडीशंस हैं। यही कंडीशंस बाकी सभी एक्सचेंजेस के लिए भी हैं, बाकी सभी ब्रोकर्स के लिए भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला, होल्ड अ मेंबरशिप ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक ब्रोकर बनना है तो हमें स्टॉक एक्सचेंजेस की मेंबरशिप लेना ज़रूरी होगी। दूसरा, वुड अबाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जैसे कि कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, मार्जिन या फंड्स अवेलेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी। इसके साथ साथ क्लाइंट्स के साथ
किस तरह से बिहेव करना है, या क्लाइंट्स के रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्लाइंट से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं, इन सभी से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टॉक एक्सचेंजेस के मैंडेट्स में होंगे, वो सभी के सभी स्टॉक ब्रोकर ने वहाँ पे फुलफिल करने चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है रिसिट ऑफ अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इन्वेस्टर की अवेयरनेस या इन्वेस्टर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। स्टॉक ब्रोकर ये हमारे इन्वेस्टर की मनी को स्टॉक एक्सचेंजेस में डिफरेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इन इन्वेस्टमेंट के लिए जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो सेबी का मेन एम होता है, ये स्टॉक ब्रोकर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आते हैं, और उन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, उसे अवॉइड करना, और साथ ही साथ में सेबी से स्टॉक ब्रोकर की तरह एक्ट करने के लिए एक अप्रूवल लेना, फिर उसके बाद में स्टॉक ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन फुलफिल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है पे द रिक्विजिट फीस टू सेबी। बेसिक जो कोई भी अमाउंट होगी वो हमें पे करनी है। फिफ्थ पॉइंट अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? कोड ऑफ कंडक्ट नॉर्मली किस तरह से होगा या कौन से किस चीज़ों से रिलेटेड रहेगा? तो जो इंडिविजुअल स्टॉक ब्रोकर होगा, उन स्टॉक ब्रोकर को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, उनके काम को कंसिडर करते हैं, तो उन्हें अलग अलग तरह की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे फुलफिल करनी होती है, राइट? तो उनसे फुलफिल करने के लिए जो बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें वहाँ पे ड्यूटीज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टर्स होंगे, वो सभी की सभी हम लोगों को यहाँ पे कंसिडर करनी है। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये कोड ऑफ कंडक्ट हमें नीचे पढ़ने ही है, ठीक है? देन मेंटेन द स्पेसिफाइड मिनिमम नेट वर्थ। जो रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्टॉक एक्सचेंजेस रूल्स एंड मैंडेट्स, जो हमारे इंडिविजुअल स्टॉक ब्रोकर है, उन्हें रजिस्ट्रेशन एज अ स्टॉक ब्रोकर के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनके पास इंडिविजुअली खुद की नेटवर्थ होनी चाहिए विद अ स्पेसिफिक लिमिट। ये स्पेसिफिक लिमिट हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जांपल 2 करोड़ या फिर 3 करोड़ या उससे ज़्यादा 20 करोड़, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नेटवर्थ अगर अवेलेबल होगी किसी इंडिविजुअल ब्रोकिंग फर्म के लिए या किसी इंडिविजुअल कंपनी के लिए, तो वही स्टॉक ब्रोकर की तरह रजिस्ट्रेशन कर सकती है या काम कर सकती है। देन पॉइंट नंबर 7, ही शॉल टेक द एडिक्वेट स्टेप्स फॉर रिट्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स विद इन 1 मंथ। ये याद रखना, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ द कंप्लेंट, एंड कीप इट द बोर्ड इन्फॉर्म about the number, nature and other particulars of the complaints received from the such investors। जो कोई भी इन्वेस्टर होंगे, उन इन्वेस्टर की अगर कुछ कंप्लेंट्स होंगी, तो उन कंप्लेंट्स वेदर इट इज ब्रोकर रिलेटेड, वेदर इट इज कंपनी रिलेटेड, वेदर इट इज स्टॉक रिलेटेड, वेदर इट इज एक्सचेंज रिलेटेड, उन सभी को एटलीस्ट रिड्रेस करना, या फिर उन सभी कंप्लेंट्स को वहाँ पे जो ग्रीवेंसेस होंगे, उन ग्रीवेंसेस को वहाँ पे सॉल्व करना, ये हमारे ब्रोकर की ड्यूटी होती है, और जिसके लिए टाइम लिमिट कितना है? 1 मंथ ओनली, ठीक है? ये स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं, इनके लिए अगर कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सोचें, तो कोड ऑफ कंडक्ट नीचे दिए हुए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट 2 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई होता है, पहला जनरल और दूसरा ड्यूटी टू इन्वेस्टर। जनरल का मतलब क्या? अब नॉर्मली अगर कोई इंडिविजुअल होगा, तो इंडिविजुअल को अगर इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, इंटीग्रिटी मेंटेन, अ स्टॉक ब्रोकर हैज टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इक्विटी, promptness and fairness with the due skills, care and diligence in the conduct of his all business। जो कोई भी बिजनेस वो करने वाला है, उस बिजनेस में इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम यहाँ हम लोगों को स्टॉक ब्रोकर को करना है। देन दूसरा, एक्सरसाइज ऑफ अ ड्यू स्किल एंड केयर। सेम, जो कोई भी हमारी स्किल्स है, जो कोई भी हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कोई भी हमारी सर्विसेज है, उसमें हम लोग को कंपलसरी केयरफुली काम करके ही वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तीसरा, मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन मतलब क्या? ही शुड नॉट इंक्लूड इन द मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट transaction or spread a rumors with a view of the
डिसऑर्डर द मार्केट इक्विलिब्रियम। जो कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक ब्रोकर है तो उस स्टॉक ब्रोकर ने कहीं पर भी मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग द स्टॉक्स, रिगार्डिंग द स्टॉक प्राइसेस, रिगार्डिंग एनी ऑफ सच इंफॉर्मेशन विच कैन बी स्प्रेड द रूमर्स। ठीक है, जो रूमर्स हो सकती है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन उसने स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, माल प्रैक्टिस जो होती है वो भी उसने नहीं करनी चाहिए। देन ऑल्सो ही शुड नॉट क्रिएट अ फॉल्स मार्केट इधर साइनली और अ कॉलिजन विद द अदर्स। कोई भी मार्केट क्रिएट नहीं करना चाहिए। माल प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है कि जनरली इंडिविजुअल बायर और सेलर, अगर इन दोनों को हम लोग को अवेलेबल करके देना है तो कहीं दूसरी जगह पे इन्फोर्स करके वहाँ पे बायर्स को इंड्यूस करना कि आप सो एंड सो कंपनी के शेयर्स परचेस करो और सेलर्स को बोलना कि आप सो एंड सो बायर को उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स सेल करो। तो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। देन कंप्लायंस विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो कोई भी सेबी एक्ट के अंडर रिक्वायरमेंट्स होगी, कुछ स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी, उन सभी की जो कंप्लायंसेस हैं उनसे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स वो उसने फुलफिल करनी चाहिए। ड्यूटी टू द इन्वेस्टर, अगर हम लोग इन्वेस्टर हमारे लिए स्टॉक ब्रोकर के लिए कौन होंगे, तो ये हमारे क्लाइंट होंगे। अगर हम लोग स्टॉक ब्रोकर हैं तो इन्वेस्टर जो होंगे वो हमारे क्लाइंट्स होंगे। उनसे रिलेटेड ड्यूटीज में एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, जिस तरह इन्वेस्टर जो पर्टिकुलर ऑर्डर देगा उसे फुलफिल करना, उसके लिए एग्जीक्यूट करके देना, ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कस्टमर, इफ अ क्लाइंट और इफ अ इन्वेस्टर सेज कि बाय अ 300 shares of Reliance Industries, then we have to make an arrangement to place an order regarding that particular buying transaction. Then issue of a contract note. कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होती है, तो इसमें सभी डिटेल जो होता है स्पेसिफाइड जो होती है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उन कॉन्ट्रैक्ट्स में कि सर्टेन कंपनी के शेयर्स हम लोगों को परचेस करने हैं, परचेस किए हैं, अलॉट हुए हैं, इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर को वहाँ पे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करनी है, इशू करनी है। इन शॉर्ट, इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट टू द क्लाइंट विदाउट डिले इन द फॉर्म स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। दो स्टॉक एक्सचेंज का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट का, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर नेक्स्ट अभी कभी एग्जाम टाइम मिला तो मैं आप लोग को उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्सप्लेन भी करवा के दूंगा कि क्या होता है, किस तरह से होता है, या फिर एक PDF फाइल कॉन्ट्रैक्ट नोट की वहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होगा, जो कोई भी हमारे इंडिविजुअल क्लाइंट्स होंगे, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होंगे, उनका भरोसा तोड़ना नहीं है। किस बारे में भरोसा नहीं तोड़ेंगे, तो कभी भी फॉल्स या मिसलीडिंग एडवाइस नहीं देंगे। साथ ही साथ में कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो सोलो ऑब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। हमारे खुद की कमीशन हमें ज़्यादा मिलेगी, इस बेसिस पे हम लोग उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंड्यूस नहीं करेंगे। इसके अलावा जो कोई भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगे उनको हम लोग फुलफिल करेंगे। ये सभी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हम लोग कंसिडर करते हैं। देन बिजनेस एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस एंड कमीशन। जो कोई भी हमारा बिजनेस होगा तो वो क्या है, तो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करके देना जिसके लिए हम लोग सर्विस चार्ज लेते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे उनके लिए एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, तो कमीशन चार्ज करेंगे। तो वो कमीशन जो होंगे वो कमीशन भी हम लोग एंटाइटल करते हैं, लेकिन कहीं पर भी ज़्यादा कमीशन मिलने के लिए हम किसी भी इन्वेस्टर को वहाँ पे फ्रॉडुलेंटली उसे इंड्यूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बिजनेस ऑफ डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स। अब बिजनेस ऑफ डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स मतलब क्या होगा, जो कोई भी क्लाइंट्स हैं तो उन क्लाइंट्स के लिए अगर नॉर्मली कैसे कहते हैं हम लोग कि इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टर हर बार मार्जिन मनी या फिर कुछ एडिशनल मनी प्रोवाइड करने के बाद भी हमारे पैसे नहीं वापस लौटा रहे हैं, या फिर हर एक जो सेबी के अंडर या फिर RBI के अंडर या फिर स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए कोई भी ऐसे क्लाइंट्स है कि ऐसे इन्वेस्टर्स है जिन्हें बैन किया हुआ है, उनके लिए बिजनेस नहीं करना है या फिर उनसे रिलेटेड बिजनेस नहीं करना है। जो कोई भी हमारे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस होंगे, वेदर इट इज़ बाइंग रिलेटेड, वेदर इट इज़ सेलिंग रिलेटेड, वेदर इट इज़ एडवाइजरी सर्विसेज,
ऑल सर्विसेज जो कोई भी होगी वो सारी की सारी हमारी फेयर होगी। हमारे जो क्लाइंट्स होंगे उनको इस तरह की सर्विसेज हम लोग विदाउट एनी फॉल्स या मिसलीडिंग इंटेंशन हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइस के बारे में अगर हम लोग कहेंगे तो इंडिविजुअल क्लाइंट जो होता है उस क्लाइंट को एडवाइस करना, इन शॉर्ट हम लोग मार्केट्स में कहते हैं कि टिप्स देना, वो भी टिप्स हम लोगों की रेगुलराइज होंगी, देन मोनेटाइज होंगी, साथ ही साथ में उसे हम लोग मॉडरेट भी करेंगे और वहाँ पे कहीं पर भी कमीशन एंटाइटल करने के लिए हम लोग इस तरह की टिप्स नहीं देंगे, इस तरह की एडवाइसेस नहीं देंगे। जब भी कोई क्लाइंट अगर एडवाइस मांगता है तो उसे हम लोग अच्छे से एडवाइस करेंगे, उसे हम लोग ठीक से वहाँ पे सारी जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेंगे। ये होते हैं हमारे स्टॉक ब्रोकर के कोड ऑफ कंडक्ट। जिस तरह से स्टॉक ब्रोकर के कोड ऑफ कंडक्ट है उसी तरह से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हमारे सब ब्रोकर के लिए भी होते हैं। सब ब्रोकर के कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग आने वाले नेक्स्ट पार्ट में कहेंगे, लेकिन वो इनसे ज़रा कम होते हैं। ठीक, तो स्टॉक ब्रोकर के बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप जो हमारा है सब ब्रोकर। सब ब्रोकर के लिए पॉइंट्स में आता है इंट्रोडक्शन। A sub-broker is any person who is not a trading member of a stock exchange but who acts on behalf of a trading member as an agent or otherwise falls for assisting investor in dealing in securities through such trading members। जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स है, ये स्टॉक ब्रोकर क्या कहलाता है? ट्रेडिंग मेंबर। जो हमारे स्टॉक ब्रोकर है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ रजिस्टर्ड होता है, और सब ब्रोकर जो होता है ये सब ब्रोकर हमारे स्टॉक ब्रोकर्स के पास रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब इन शॉर्ट एजेंट के एजेंट, इसे हम लोग सब ब्रोकर कहते हैं। ये सब ब्रोकर का काम क्या होता है कि जो कोई भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सिक्योरिटीज में डील करने के लिए असिस्ट करना, उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पे असिस्ट करना। जिस तरह की बाइंग एंड सेलिंग की तरह टेक्निक्स होती है वो सभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सब ब्रोकर की तरह काम करते हैं। देन कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में देखें और स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में देखें तो कंडीशंस लगभग सेम है। तो उन कंडीशंस में यहाँ पर इन शॉर्ट एडिशनली कंडीशन जो आती है वो है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल सब ब्रोकर बनना चाहता है तो he applied is not sorry the applied applicant is not less than the 21 years of age। 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए इंडिविजुअल सब ब्रोकर। द applicant has not been convinced of any offense involving fraud और dishonesty। कोई भी फ्रॉड या डिसऑनेस्टी के लिए ऑफेंस उसने कभी भी नहीं किया हो, या फिर उस रिलेटेड कोई भी सूट उस पर या केस फाइल नहीं हो। The applicant has the at least passed of 12th standard equivalent examination from an institution recognized by the government। क्या करना है उसे? 3 चीज़ें। पहली कि 21 साल की एज होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ में कोई भी फ्रॉडुलेंट या फिर डिसऑनेस्टी की केस उस पर नहीं चलनी चाहिए। साथ ही साथ द एप्लीकेंट इज अ फिट एंड अ प्रॉपर पर्सन, वो साउंड पर्सन होना चाहिए, अनसाउंड पर्सन नहीं होना चाहिए। Provide that the board may relax the educational qualification on merits having the regards to the applicant's experience। अगर कोई पर्सन है कि जिससे स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लेकिन वो 12वीं पास नहीं है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड होता है वो वहाँ पे थोड़ा सा लीनियंट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट जो है वो सेकेंड, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और अ बॉडी कॉर्पोरेट द पार्टनर्स और डायरेक्टर्स as the case may be shall comply with the requirements contained in the clause A to C of a subsection regulation 1। मतलब ये जो इंडिविजुअल के लिए दिया हुआ है उसमें से A to C, A, B and C अगर कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के लिए वहाँ पे कंसीडर होगी, लेकिन उन्होंने वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, द एप्लीकेंट हैज द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक adequate office space, equipment and a manpower to effectively discharge his activities। कोई भी स्टॉक ब्रोकर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कंपनी वहाँ पे सब ब्रोकर का काम कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ उसे क्या करना है, जो स्पेस है उसे एडिक्वेट ऑफिस स्पेस उनके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। इक्विपमेंट जो होंगे, मैन पावर जो होगी, रिक्वायरमेंट वो सभी वहाँ पे इक्विप्ड होनी चाहिए।
Fourth point, the applicant shall be a person recognized by the stock exchanges as a sub-broker affiliated to the member broker of the stock exchange. एप्लीकेंट को क्या करना है, उसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ वहाँ पे रजिस्टर करवा के लेना है, जिसमें जो रिकॉग्नाइज्ड होगा, जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड ब्रोकर्स होता है उसी तरह एप्लीकेंट को रिकॉग्नाइज्ड वहाँ पे सब ब्रोकर बनना है, और सब ब्रोकर बन के उसे अफिलिएशन लेना है किससे, तो जो हमारे ट्रेडिंग मेंबर, जो हमारे स्टॉक ब्रोकर है, मेन स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उन स्टॉक ब्रोकर्स को वहाँ पे हम लोगों को उनसे सारे अफिलिएशन, सारे डॉक्यूमेंटेशंस लेने हैं। ये हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कोड ऑफ कंडक्ट। स्टॉक ब्रोकर के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट देखा था, और अभी हम लोग जो सब ब्रोकर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट देख रहे हैं, इस कोड ऑफ कंडक्ट में इतने पॉइंट्स हैं। जनरल, इंटीग्रिटी रिलेटेड जो पॉइंट हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया सेम, और ड्यू स्किल से रिलेटेड जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो दोनों पॉइंट्स यहाँ पर कंसीडर करने हैं। साथ ही साथ में इन एडिशन टू दैट हमें क्या करना है, कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस या फिर फ्रॉडुलेंट वहाँ पे एडवाइसेस वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करनी। इन्वेस्टर रिलेटेड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बिजनेस एंड कमीशंस, फेयरनेस टू क्लाइंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो हमारी स्टॉक ब्रोकर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट थी, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, बट ज़रा कम है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ब्रोकर ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं टू द स्टॉक एक्सचेंजेस, तो उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो जनरल स्ट्रीम में ज़रा ज़्यादा है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोनों के लिए, तो जिसमें मैनिपुलेशन, मालप्रैक्टिसेस और कंप्लायंसेस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की ये जनरल कैटेगरी में सब ब्रोकर के लिए नहीं है, और ड्यूटी टू इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस, फेयरनेस टू क्लाइंट्स, ये जो एडिशनली ये जो चीज़ें हैं ये एज इट इज़ यहाँ पर दी हुई है। कौन कौन सी नहीं है, तो बेसिक एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये किसका काम होगा, तो ये बेसिकली जो हमारे स्टॉक ब्रोकर होंगे उनका काम होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्ट्रैक्ट नोट इज इशूड बाय, तो आंसर होगा स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हुए रिलेटेड टू स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर्स। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स। अब ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स का मतलब क्या होता है, अ मेंबर with a right to trade, a member with a right to trade on its own account as well as account of its client. He can clear and settle the trades of for self and for others through the Metropolitan Clearing Corporation of the India Limited. क्लियरिंग सिस्टम मतलब क्या, जब कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता है तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर से सिक्योरिटीज लेना और उसे जो बायर होता है उसके अकाउंट में वहाँ पे क्रेडिट करना, ये जो क्लियरिंग सिस्टम है, इस क्लियरिंग सिस्टम में वहाँ पे काम करना या ये जो फंक्शन है जो प्रोवाइड करता है उसे हम लोग क्लियरिंग मेंबर्स कहते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के। ये क्या काम करते हैं, तो ये जनरली जो ट्रांजैक्शंस होता है उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं और जो ओनरशिप या डॉक्यूमेंटेशन होता है उसे मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ये मेंबर उनको राइट होता है कि खुद के अकाउंट पे ट्रेड करो, साथ ही साथ में उसके क्लाइंट्स के अकाउंट्स पे भी ट्रेड करो, जैसे हमारे ब्रोकर्स करते हैं, जैसे हमारे स्टॉक ब्रोकर्स करते हैं। नॉर्मली इस तरह के क्लियरिंग मेंबर्स जो होते हैं वो क्लियरिंग हाउसेस जिसे हम लोग कहते हैं। जो मेजर स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो स्टॉक ब्रोकर्स खुद क्लियरिंग मेंबर्स भी हैं, लेकिन उन्हें किसके थ्रू ये क्लियरिंग सेटिस्फाई करनी होती है, तो वो मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड MCCIL के थ्रू उसे क्लियरिंग करवाने होते हैं, जिनके लिए रिक्वायरमेंट्स जो होती है, रिक्वायरमेंट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी ऑब्टेन टू एक्ट एज अ क्लियरिंग मेंबर। मतलब जो हमारे स्टॉक ब्रोकर्स होंगे उन स्टॉक ब्रोकर को सिर्फ एक एडिशनल सर्टिफिकेट लेना है रजिस्ट्रेशन का क्लियरिंग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कि वो एज अ क्लियरिंग मेंबर काम कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। अगर वो सर्टिफिकेट होगा तो दे ऑल्सो कैन बी अ ट्रेडिंग और अ क्लियरिंग मेंबर। ठीक है,
फंक्शंस, अगर हमारे स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड अगर हम लोग कंसिडर करें या फिर क्लियरिंग मेंबर्स से रिलेटेड फंक्शंस लेंगे, तो यहाँ पर देखो इतने सारे फंक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट, एडवाइजिंग क्लाइंट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. Generally, the brokers inform and advise their clients to make a trading decisions on the buying or selling of a stock, as they keep themselves updated about the market situations and thus can recommend the stock securities for a higher profits. जो फंक्शंस मतलब स्टॉक ब्रोकर जनरली क्या करते हैं, तो स्टॉक ब्रोकर क्या करेंगे, क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं. कैसे एडवाइस करेंगे, तो रिसर्च करेंगे, अलग अलग कंपनीज को वहाँ पे एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद उसके ऊपर कुछ डिसीजंस लेंगे. डिसीजंस लेने के बाद कुछ कॉल्स देंगे. कॉल्स मतलब बाइंग या सेलिंग के रिलेटेड कुछ एडवाइस देंगे हमारे क्लाइंट्स को, राइट. तो ये हमारा फंक्शन होगा. दूसरा, हैंडल द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड रिलेटेड पेपर वर्क. Stock brokers facilitate the trading on behalf of their customers and further perform the concerning paperwork and maintain the records of all transactions and statements. जो जितने भी सारे ये स्टेटमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो जो हमारे बाइंग सेलिंग स्टेटमेंट्स होंगे, बाइंग सेलिंग एक्टिविटीज़ होंगी, साथ ही साथ में हमारी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होंगी, देन हमारे कुछ इशू एंड डिलीवरी सिस्टम्स होंगी, जो ब्रोकर रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे, टैक्स इनवॉइसेस होंगे, जनरेशंस होंगे, वो सभी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क वहाँ पे ब्रोकर को ही फैसिलिटेट करने होते हैं, रिकॉर्ड करने होते हैं, जो कस्टमर के भी यहाँ पे काम करते हैं. देन मैनेजिंग द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो. क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, इट इज़ अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज. अलग अलग सिक्योरिटीज की जो एक साथ हम लोग डील करते हैं, एक साथ हम लोग उसे मॉनिटर करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो. तो ये जो पोर्टफोलियो होते हैं वो क्लाइंट के, हमारे इन्वेस्टर के जो पोर्टफोलियो होते हैं वो ब्रोकर मैनेज करता है, हैंडल करते हैं, जिसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है. ब्रोकर हैंडल देयर क्लाइंट्स पोर्टफोलियो एंड प्रोवाइड अपडेट्स ऑफ एनी चेंजेस इन द सेम. Also, they clarify the customer queries in investment matters. जो कोई भी क्वेरीज होंगी उसे भी वो सेटिस्फाई करके देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और द अपॉर्चुनिटीज. जो ऊपर एडवाइजिंग क्लाइंट से रिलेटेड था, उससे रिलेटेड ये भी पॉइंट सेम है. इट इज नोन फैक्ट दैट द सिक्योरिटीज मार्केट इज अ डायनामिक one and undergoes the frequent changes, and thus a stockbroker is the one who suggests the changes in the investment strategies and the new investment opportunities that may help to the client to gain in the market. क्लाइंट को प्रॉफिट होने के लिए स्टॉक मार्केट में होने वाले डिफरेंट चेंजेस की एनालाइज करके जो इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज़ की हैंडलिंग करता है, या इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उसे बाय या सेल करके प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करवा के देता है. ये हमारे स्टॉक ब्रोकर का नेक्स्ट फंक्शन होगा. क्लियर. तो ये बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टॉक ब्रोकिंग इंक्लूडिंग द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक ब्रोकर. इंट्रोडक्शन, ब्रोकर्स, देन ब्रोकर्स में आने वाले स्टॉक ब्रोकर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स, ये सभी हम लोगों ने अभी देखे थे. नेक्स्ट पॉइंट जो है विच इज रिलेटेड टू डेरिवेटिव ट्रेडिंग और सिक्योरिटाइजेशन. ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग और सिक्योरिटाइजेशन अभी हम लोग जिस तरह से इशू मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटाइजेशन पार्ट 1 देख रहे हैं, उसी तरह से अभी हमें देखना है इशू मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटाइजेशन पार्ट 2. जिसमें हम लोग डिटेल में रिगार्डिंग डेरिवेटिव्स से रिलेटेड आज सीखने वाले हैं. डेरिवेटिव्स में हम लोग सीखने वाले हैं मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डेरिवेटिव्स में और कुछ ज़्यादा सीखने लायक है, बहुत सारा है, लेकिन फिलहाल के लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ने के लिए हमें इतना ही काफ़ी जो आज हम लोग सीखने वाले हैं. डेरिवेटिव से रिलेटेड अगर ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए होगी तो एक डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के रिलेटेड हम लोगों की अलग से प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनाई हुई है, उसे आप लोग जाके देख सकते हो. डेरिवेटिव ट्रेडिंग मीनिंग में सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड.
A financial instrument whose value is derived from the other underlying asset. This underlying entity can be asset, index or interest rate. फॉर एग्जाम्पल, अगर डेरिवेटिव के बारे में एग्जाम्पल समझना है तो एक बात याद रखो कि अगर किसी शेयर की प्राइस, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं किसी शेयर की प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड इज 10 रुपीज, ठीक है। तो ये शेयर प्राइस जो है, ये शेयर प्राइस अगर हमारी बढ़ रही है तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमें लगता है कि इन शेयर की प्राइस, ये जो शेयर की प्राइस है, ये शेयर की प्राइस हमारे लिए बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, जिसमें फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं, राइट। तो इन फ्लक्चुएशन को कंसीडर करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, तो एस्टिमेशन लगाएंगे। तो एस्टिमेशन लगाते वक्त जो शेयर प्राइस 10 रुपीज़ की है वो गोज अप या फिर विल गो अप टू 15 रुपीज पर शेयर, या फिर विल गो डाउन टू 7 रुपीज। ये दो अलग अलग मार्केट प्रेडिक्शन बन सकते हैं। तो इनके साथ साथ जब इफ एनी इन्वेस्टर wants to predict regarding the share prices to go up, then उसे क्या करना होगा, तो उसे कुछ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में वहाँ पे असेट या बाय या सेल करना होगा। जैसे कि वो क्या सोचता है कि 10 रुपये की वैल्यू 15 रुपये होने वाली है, तो हम लोग अभी कैश प्राइस में यहाँ पर ले लेंगे, लेकिन अगर ये इसी तरह से आगे जाने वाला है तो हमें रिस्क, अगर ये गलती से उल्टा चल गया तो उसे हम लोगों को रिस्क कहीं ना कहीं कवर करनी चाहिए जो हम लोगों ने कैश प्राइस में बाय किया है। 10 रुपये का कैश प्राइस में अगर 10 शेयर्स बाय करते हैं तो 100 रुपीज़ लगेंगे। उसकी अगर 15 रुपये वैल्यू हुई तो हमें 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर उसकी वैल्यू कम हो गई तो हमें लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस अगर होने वाला होगा तो हम लोगों को उसे कहीं ना कहीं उसकी रिस्क मैनेज करनी होगी। इसलिए हम लोग डेरिवेटिव्स में उससे रिलेटेड कुछ पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। अब ये पुट ऑप्शन होता क्या है, हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। जो अंडरलाइंग एसेट, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है कि एक अलग से 7 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन वहाँ पे होगा वो भी साथ साथ उसे बाय करेगा। अगर शेयर प्राइस बढ़ गई तो 5 रुपये का फायदा, अगर शेयर प्राइस कम हुई तो एटलीस्ट वहाँ पे पुट की जो प्राइस होगी उसे बढ़ के उसे एटलीस्ट जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान कम होगा। तो ये जो असेट्स या डेरिवेटिव्स है, ये डेरिवेटिव्स को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में वहाँ पे डील किया जाता है और उसे ट्रेड किया जाता है। जैसे कि उसमें से आने वाले पहले कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 4 कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स, जिसमें से ऑप्शन एंड फ्यूचर्स इसी दोनों को हम लोगों को सीखना है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ऑप्शंस क्या होते हैं, जो अभी एग्जाम्पल दिया मैंने उसमें आने वाले ऑप्शंस, एग्रीमेंट विच गिव्स बायर राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट ऑन अ फ्यूचर डेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। जो एग्रीमेंट होती है वो एग्रीमेंट किससे रिलेटेड होती है, तो वो पर्टिकुलर बायर की राइट होती है, ऑब्लिगेशन नहीं। राइट मतलब क्या कि सपोज अभी मैंने बताया था कि किसी शेयर की प्राइस अगर 10 रुपये से 15 रुपये जाने वाली है तो उस 10 रुपये से 15 रुपये होने वाली प्राइस के लिए हम लोग कैश मार्केट में कुछ शेयर्स परचेस करके रखेंगे। उसकी रिस्क कवर करने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में उनकी पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ये पुट ऑप्शन क्या काम करता है आगे देखने वाले हैं। लेकिन उस पुट ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेयर्स बाय या सेल नहीं कर रहे हैं, ना ही हम लोग पुट के लिए ऑप्शंस बाय कर रहे हैं। वहां पे हम लोग क्या बाय करते हैं, सिर्फ राइट बाय करते हैं कि
अल्टीमेटली हम लोगों को उसे रिस्क सिर्फ कवर करनी है अगर शेयर प्राइस कम जाती है या डाउन होती है तो, ठीक है। तो ये प्री डिटरमाइंड प्राइसेस मतलब क्या होती है, ये हमारी स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। फ्यूचर डेट एक सर्टेन डेट डिसाइड होती है जिसे हम लोग एक्सपायरी डेट कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग असेट, जो अंडरलाइंग असेट मतलब क्या, एक्स लिमिटेड के जो शेयर्स हैं उन एक्स लिमिटेड के शेयर्स ये हमारी असेट हुई, अंडरलाइंग असेट। एक्स लिमिटेड के कॉल या पुट ऑप्शंस ये हमारे लिए बन जाते हैं डेरिवेटिव्स। ये जो ऑप्शंस होते हैं ये ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट एंड नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय, मतलब अगर किसी इन्वेस्टर को लग रहा है विलिंगफुली कि 10 रुपीज की वैल्यू शेयर की बढ़ के 15 रुपीज होने वाली है, तो ही वॉन्ट्स टू he wished to increase in the price of that particular share, stock price that is 10 to 15, तो वहां पे वो क्या करेगा, तो जो डेरिवेटिव्स है उसमें कॉल ऑप्शन बाय करेगा, जिसमें उसे लगेगा कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो 15 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस के लिए उसे वो बाय करेगा, जिससे वो प्रीमियम पे करेगा। ये प्रीमियम क्या होता है, तो एक्सेस अमाउंट विच इज चार्ज टू रिलेटेड टू द राइट विच इज गोइंग टू बाय एंड नॉट ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो वो कॉल ऑप्शन वहां पे कंसीडर होगा। देन उसी का वाइस वर्सा होता है पुट ऑप्शन, जहां पे इन्वेस्टर को लगेगा कि प्राइस जो है वो हमारी लेस होने वाली है, कम होने वाली है, या फिर शेयर की प्राइस डाउनफॉल होने वाला है, तो उसमें जो राइट होता है वो राइट होता है रिलेटेड टू द सेल, राइट एंड नॉट ऑब्लिगेशन टू सेल। बाय करने के लिए अगर कोई स्ट्राइक प्राइस होगी तो उसे हम लोग कॉल ऑप्शन कहते हैं, और अगर सेल करने के लिए अगर कोई प्राइस होगी तो उसे हम लोग पुट ऑप्शन कहते हैं। ये दोनों ऑप्शन के टाइप्स हम लोगों को देखकर नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्यूचर्स के लिए। फ्यूचर्स क्या होते हैं, सिंपल मीनिंग फ्यूचर्स के लिए एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल और एंटिटीज वेयर सेटलमेंट टेक प्लेस, where a settlement take place on a future date at a pre-decided price। जो हमारी एग्रीमेंट होती है, जैसे ऑप्शंस में क्या होता है कि ऑप्शंस में हम लोग सिर्फ राइट बाय करते हैं कि शेयर की प्राइस कम होगी या ज्यादा होगी, एक्चुअल शेयर्स हम लोग वहां पे बाय नहीं करते हैं। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है कि हमें फ्यूचर डेट पे, एक सर्टेन स्पेसिफिक डेट पे, दैट इज एक्सपायरी डेट पे, हम लोगों को वो सेटलमेंट के दिन वो दो पीपल के बीच में एग्रीमेंट जो डिसाइडेड है उसमें शेयर्स की या फिजिकल जो डिलीवरी है हमारी असेट की उसे फुलफिल करना जरूरी होता है, विच इज एग्रीमेंट बिटवीन द टू पीपल और एंटिटीज रिलेटेड टू द शेयर्स, स्टॉक्स और सिक्योरिटीज एट अ प्री डिसाइडेड प्राइस। ये प्री डिसाइडेड प्राइस मतलब स्टॉक की या फिर सिक्योरिटी की स्ट्राइक प्राइस कही जाती है। ये स्ट्राइक प्राइस के लिए जो फ्यूचर डेट पे रिलेवेंट रेट होगा उस टाइम पे उसे हम लोग वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 31 जनवरी के लिए एक्सपायरी के लिए जो कोई भी डेट होगी, उस डेट के लिए ट्रांजैक्शन के लिए रिलायंस कंपनी के शेयर 900 रुपए का एक शेयर हम लोग परचेस करेंगे। ऐसे हम लोगों ने आज ही ट्रेड करवा लिया। ये 900 रुपए का शेयर अगर हम लोग परचेस करने वाले होते हैं तो उसके लिए जो वैल्यू है, तो वैल्यू अगर कम हुई आगे चल के तो हमें लॉस होगा, या वैल्यू ज़्यादा हुई तो हमें प्रॉफिट होगा। इसे कैसे कंसीडर करेंगे, आज की तारीख में 900 रुपये चल रहा है, आगे आज अगर हम लोग परचेस करते हैं तो 900 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर डेट पे जो 31 जनवरी है, उस 31 जनवरी को अगर हम लोगों को 700 रुपये पे करने पड़े तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोग बाय कम में कर रहे हैं और सेल ज़्यादा में कर सकते हैं, राइट। तो ये फ्यूचर और ऑप्शन ये हमारे डेरिवेटिव्स में ज़्यादातर ट्रेड होने वाले ऑन द काउंटर ट्रेड्स हैं। फॉरवर्ड्स जो होते हैं ये ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। जिस तरह से फ्यूचर्स हैं वही सेम यहाँ पे फॉरवर्ड्स होते हैं, बस फर्क ये है कि फ्यूचर्स ऑनलाइन ट्रेड किए जा सकते हैं, फॉरवर्ड्स ऑनलाइन ट्रेड नहीं होते हैं। स्वैप्स के बारे में अगर देखना है तो स्वैप्स मतलब जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं मार्केट में, जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करने के लिए, उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है
वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये फ्यूचर ऑप्शन, फॉरवर्ड्स और स्वैप्स बेसिकली डेरिवेटिव ट्रेडिंग में हमारे लिए इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज सब्जेक्ट में एकदम शॉर्ट इंफॉर्मेशन वहाँ पे ज़रूरी है। ज़्यादा डिटेल, डीप या फिर कोई भी कैलकुलेशंस इनसे रिलेटेड हमें सीखने नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। बेसिकली जो हमारे थेरीज है वो थेरी इश्यू मैनेजमेंट, इंटरमीडिएट स्टॉक ब्रोकिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इनमें से इश्यू मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग, इन दोनों पे ज़्यादातर पूछा जाएगा, डेरिवेटिव पे कम। और सिक्योरिटाइजेशन के बारे में अगर हम लोग देखें तो सिक्योरिटाइजेशन में हम लोगों को इतने सारे पॉइंट्स सीखने हैं। ये डेफिनेशन, फीचर्स, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, स्पेशल पर्पस व्हीकल, मैकेनिज्म इससे रिलेटेड, कुछ बेनिफिट्स हैं और सिक्योरिटाइजेबल असेट्स, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को कवर करने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सेकेंड चैप्टर का, ठीक है। ये तीनों एक अलग पार्ट और ये अकेला एक अलग पार्ट है, तो इसे हम लोगों को अच्छी तरीके से सीखना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिक्योरिटाइजेशन का पार्ट सीखने वाले हैं। तो